हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेश गुज्जर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुज्जर कोचिंग्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें जो है हम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल किन किन वैज्ञानिकों ने बनाई, कैसे कैसे उन्होंने कार्य करके इसको बनाया। तो ये कंप्लीट जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब सबसे जो पहला जो बात आती है वो है हमारा चैप्टर सबसे पहले इसकी हेडिंग देख लेते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जो हमारे कंप्लीट तत्व हैं हमारी जो पीरियोडिक टेबल में, उनका आवर्ती वर्गीकरण मतलब उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। मतलब हमारे जो चारों ओर जितने भी पदार्थ है, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, वो या तो तत्व या मिश्रण या यौगिक के रूप में उपस्थित होगा। अब आप कहोगे तत्व क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं किस लिए हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है तत्व। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही पदार्थ के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। मतलब कोई सा भी पदार्थ हो, यदि वो एक प्रकार के अणु से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम तत्व कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हो गया। मान लो हमने सोडियम के टुकड़े किए, 2, 4 किए, 5 किए, तो उसमें हर टुकड़े में सोडियम ही होगा ना, कोई दूसरा पदार्थ तो आएगा नहीं, क्योंकि केवल उसमें सोडियम ही है। तो इसे हम तत्व कहेंगे। सोने को चाहे कितना भी तोड़ो उसमें से सोना ही निकलेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम। ठीक है, इन सब में एक एक पदार्थ ही प्रयुक्त हो रहा है ना, एक एक अणु से मिलकर बना हुआ है सोडियम, सोना और मैग्नीशियम, तो इनको हम तत्व कहेंगे। ठीक है, और यौगिक किसको कहेंगे, तो वे पदार्थ जो एक से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। मतलब बहुत सारे अणु मिलकर यदि कोई पदार्थ बनाते हैं उसको हम यौगिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम भी आ रहा है और क्लोरीन भी आ रहा है। ठीक है ना, यदि हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो इसमें सोडियम भी निकलेगा और क्लोरीन भी निकलेगा। तो एक से ज़्यादा अणु मिलकर कोई पदार्थ बना रहे ना, तो उसको हम यौगिक कहेंगे। ठीक है, और अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं, 118 तत्व। तो आपको यदि पूछा जाए कि आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं, तो आपको बताना है 118 तत्व हैं, जिनमें से 94 जो हैं तत्व वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। कितने, 94 तत्व जो हैं प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं, और शेष जो 24 तत्व हैं वो कृत्रिम रूप से बने हुए हैं। 94 तत्व जो है प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध थे। ठीक है ना, और बाकी के जो तत्व होते हैं वो मानव ने स्वयं बनाए हैं। ठीक है ना। अब आता है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, मतलब तत्वों को अलग अलग वर्गीकृत क्यों किया गया, इनको एक साथ ही क्यों नहीं पटक दिया गया एक जगह पे, तो उसका क्या कारण है। तो चलिए कारण जानते हैं। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया है। मतलब हम इनको आसानी से पढ़ सके, उसका अध्ययन आसानी से कर सके, इसलिए इनको वर्गीकृत किया गया है। आप कहोगे कैसे, तो मान लो एक कोई किराने की दुकान है, उस पर आप देखते हो तो एक जगह पे बिस्किट लगे होते हैं, एक जगह पे नमकीन लगी होती हैं, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सामान रखा होता है। तो वो क्यों रखा होता है कि जब भी ग्राहक आए तो आसानी से एक जगह पे जहाँ पे बिस्किट रखे होते हैं तो वहाँ से बिस्किट लेके उसको दिया जाए। यदि ऐसा होता कि भाई एक ही जगह पे जो है नमकीन भी पड़ी है, बिस्किट भी पड़े हैं, तेल भी पड़ा है, शक्कर भी पड़ा है, सब एक जगह पड़े हैं, साला सामान को जो है ढूंढने में ही टाइम चला जाएगा। तो उसी प्रकार आप आवर्त सारणी में भी देख सकते हैं कि समान गुण वाले तत्वों को एक जगह पे रखा और अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। ठीक है ना, तो क्यों रखा गया, क्योंकि उसको आसानी से पढ़ सके हम, उसका अध्ययन आसानी से कर सके, इसलिए उनका वर्गीकरण किया गया। अब सबसे पहले साइंटिस्ट आए आवर्त सारणी देने में, जिनका नाम है डोबे राइनर। क्या नाम है, डोबे राइनर। तो डोबे राइनर का त्रिक पूछा जाता है हर बार, तो आपको ध्यान रखना है त्रिक क्या कहता है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें
त्रिक कहा जाता है। मतलब तत्वों को यदि उनके परमाणु भार के अनुसार यदि हम लाइन से लगाए, जो तीन तीन तत्वों के सेट बनेंगे जिन्हें हम त्रिक कहेंगे। ठीक है, त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। जैसे यदि हम कोई भी तत्व ले लें, जैसे मान लो हमने ये वाला ले लिया, तत्व नंबर 1, 2 और 3। ठीक है ना, 3 नंबर तत्व ले लिया हमने। ठीक है ना, तो चलो 3 तत्व ले लिया हमने, मान लो कोई से भी। तो अब जो पहला नंबर तत्व और 3 नंबर तत्व का जोड़ होगा, मान लो कोई 1 और 3 का जोड़ हो गया 4। ठीक है ना, तो अब 4 में यदि हम 2 का भाग देंगे और जितने उत्तर आएंगे ना वो परमाणु द्रव्यमान किसका होगा, सेंटर वाले तत्व का। ठीक है ना, तो हम इसको अच्छे से आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है उदाहरण की बात करें तो तत्व कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, 40.1, स्ट्रोंशियम का 87.6 और बेरियम बी ए आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बेरियम का है 137.3। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को जोड़े और इसमें 2 का भाग दे दे तो जो आएगा उत्तर वो जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रोंशियम का। तो डोबेराइनर ने यही बताया कि जब हम 3 तत्वों के सेट करते हैं तो जो पहला तत्व और तीसरा तत्व का माध्य मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, जब ये माध्य करते हैं तो जितना आंसर आता है ना तो वो बीच वाले तत्व का जो है परमाणु भार होता है। ठीक है ना, तो ये आप करके देख सकते हैं। 40.1 और 137.3 को जब आप जोड़ करेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे तो समथिंग जो है आपके 87.6 उत्तर आएंगे। ठीक है ना, तो आप करके देख सकते हैं। अब डोबेराइनर के त्रिक की सीमाएं क्या क्या हैं, तो उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। डोबेराइनर केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, मतलब 3 तत्वों के 3 सेट ही ज्ञात किए थे। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक सेट हो गया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये दूसरा सेट हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीसरा सेट हो गया। ठीक है ना, तो यदि आपको डोबेराइनर के ट्रिक याद करने हैं तो एक ट्रिक है, जैसे लीना के केसर बा कल बार आए। ठीक है ना, तो इस ट्रिक से आप जो है याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, हमारे डोबेराइनर भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लैब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब हमारे दूसरे साइंटिस्ट भाई साहब आए जिनका नाम है न्यूलैंड्स। क्या नाम है, न्यूलैंड्स। तो अब इनका अष्टक सिद्धांत मतलब क्या कहता है ये, तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। मतलब न्यूलैंड्स भाई साहब ने क्या किया, तत्वों को जो है बढ़ते परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया तो उन्होंने देखा जो पहले तत्व का गुण था वो भी 8वें तत्व के गुण में रिपीट हुआ। ठीक, मतलब जो पहला तत्व था उसका गुण और 8वें तत्व का गुण एकदम सेम था। हर बार तत्वों में जो है ऐसा ही गुण पाया जा रहा था। ये किसने बताया, ये न्यूलैंड्स भाई साहब ने बताया था। ठीक है, और इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। मतलब ये जो इनका सिद्धांत था इसकी जो है तुलना तो संगीत के अष्टक सिद्धांत से की गई कि जैसे हम संगीत जो हमारे 8 सुर है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, पहले नंबर पे सा है और 8वें नंबर पे सा है ना, तो मतलब समान शब्द आ रहे हैं ना। उसी प्रकार तत्वों में भी पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण एकदम समान थे। ये किसने बताया, न्यूलैंड्स भाई साहब ने बताया। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, लिथियम और सोडियम धातु के गुण समान है। लिथियम कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, और सोडियम 11 नंबर पर। मतलब प्रत्येक 8वां तत्व आ रहा है ना, लिथियम के बाद 8वां तत्व कौन सा है, सोडियम। तो इन दोनों के गुण एकदम समान मिल रहे हैं। ये किसने बताया, न्यूलैंड्स भाई साहब ने। ठीक है, अब आता है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या हैं। तो पहली सीमा है, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू होता है। जो हल्के तत्व होते हैं कैल्शियम तक ही जो है
ये तत्व लागू होता है। फिर आगे वाले तत्वों में जो है आठवां तत्व जो है पहले तत्व के आठवां तत्व जो है सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इनका नियम यहाँ पे फ्लॉप हो गया। दूसरा पॉइंट आता है नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जो बाद में नए जो तत्व प्राप्त हुए, नए तत्वों की खोज हुई, जो उनके गुण जो हैं सारणी से मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। मतलब सारणी में जो है कहीं कहीं ऐसा कर दिया न्यूलैंड्स भाई साहब ने कि दो तत्व जिनके गुण कहीं से भी नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, उनको भी साथ में रख दिया, ठीक है ना। तो ये उनकी बहुत बड़ी कमी थी। इस प्रकार जो उनका जो नियम था न्यूलैंड्स का वो सब फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। ये भाई साहब भी बोल रहे हैं साला फ्लॉप हो गया। तो चलिए आगे हम इसको और सारणी को विकसित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लेके आएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है ना। वापस सा आ रहा है। ये सा जो आपको बताया था ना कि अष्टक सिद्धांत का जो तुलना की गई वो संगीत के स्वर से की गई। तो ये देख सकते हैं आप पहले नंबर पे सा आ रहा है, वापस 8वें नंबर पे भी सा आ रहा है। तो इस प्रकार जो पहला तत्व और जो 8वां तत्व होगा उनके गुण समान होंगे। जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल और ब्रोमीन, इन सब के गुण जो है सेम है, इन सब के गुण सेम है, इनके गुण सेम है, इनके गुण सेम है। ये किसने बताया? न्यूलैंड्स भाई साहब ने बताया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब हमारे साइंटिस्ट कौन आते हैं? मेंडलीफ, ठीक है। अब देखते हैं मेंडलीफ क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मेंडलीफ कहते हैं तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होंगे। ये बात आपको नोट कर लेनी है, अच्छे से याद भी कर लेनी है, ठीक है ना। यदि आपको पूछा जाए कि मेंडलीफ ने किस आधार पर जो है आवर्त सारणी दी, तो आपको बताना है कि उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, ये बात कही थी, ठीक है। और आगे जो हमारे हेनरी मोजले आएंगे वो कुछ और बात बोलेंगे, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित हैं। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो तत्वों के केवल रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी, ठीक है ना। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा गया, और जो 36 पंक्तियां थी उन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो कैसे? तो देखते हैं। जैसे ये जो स्तंभ है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ये वाली लाइन है ना, इनको हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वाली लाइन और यहाँ से ये पार्ट है, इनको हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। और जो बीच वाली है ना, इनको हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडिडियम, क्रोमियम, इनको हम ऐसे पढ़ते हैं इस साइड में, ठीक है। तो इनको तो हमने कहा दिया समूह, क्या बोला, ऊपर से नीचे। ये 8 समूह हो गए ना, ये 2 और ये 6, कितने हो गए? 8 तो समूह हो गए और ये आवर्त हो गए, ठीक है ना। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडिडियम, इनको जो हम तिरछा पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर, इनको बोलते हैं हम आवर्त, ठीक है। तो ये मेंडलीफ ने बताया अपनी आवर्त सारणी में, ठीक है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या बताया कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गए उन्हें हम समूह कहेंगे, और जो 36 पंक्तियाँ होगी उन्हें हम आवर्त कहेंगे, ठीक है। ये किसने बताया? मेंडलीफ ने बताया। अब आती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। तो उन्होंने पहली उपलब्धि है उनकी अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। मतलब जो जो तत्व अज्ञात थे, जिनकी जानकारी मेंडलीफ को नहीं हुई, तो मेंडलीफ ने क्या किया, पहले ही समझदारी दिखा दी और उनके लिए खाली जगह छोड़ दी। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिला, ठीक है।
जो भी तत्व थे जिनके गुणधर्म समान थे उनको एक जगह पर मेंडलीव भाई साहब ने रख दिया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। मेंडलीव ने क्या किया, पहले ही समझदारी दिखाई, उनको पता था कोई ऐसी अक्रिय गैसें पता चलेगी बाद में, तो उन्होंने एक उनके लिए अलग स्थान छोड़ दिया ताकि बाद में जो अपने आवर्त सारणी बनाई है उसकी व्यवस्था खराब न हो, इसलिए पहले से ही अलग स्थान उनके लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है। अब आती है सीमाएं कि मेंडलीव की क्या क्या सीमाएं थी उनकी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। ठीक है ना। जो समस्थानिक आते हैं, समस्थानिक के बारे में आपको पता है, समस्थानिक और समभारिक दो शब्द हैं। यदि आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, यस और नो में आंसर दें। मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ समस्थानिक की परिभाषा। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, उनको हम समस्थानिक बोलेंगे। और समभारिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समभारिक बोलते हैं। ठीक है ना, ये दो डेफिनेशन आपको याद करनी है। दूसरा पॉइंट आता है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। मतलब मेंडलीव ने हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किया। ठीक है। और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम, मतलब उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित नहीं किया। कहीं कहीं पे भी क्या किया कि पहले परमाणु द्रव्यमान जिसका तत्व का ज़्यादा था उसको पहले रख दिया और जिसका कम था उसको बाद में भी रख दिया। तो ये बहुत बड़ी कमी नजर आई हमको। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये आप देख सकते हो, ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव भाई साहब ने दी थी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से इसके नोट्स बना के चैप्टर को आपको जो है तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो बाकी का चैप्टर बचा है उसे भी हम कवर कर देंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।